Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. एक बड़ी खबर आई है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने भारत के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी को टेलीफोन किया आज और उनसे वैक्सीन भी मांगी। इसके साथ साथ क्लाइमेट के जो इश्यूज़ हैं वो ग्लोबल, उन पे भी बातचीत की और बहुत सारे मामलात में जो कोऑपरेशन है, म्यूचुअल कोऑपरेशन है, उस पे बातचीत की। ये दोनों बड़े लीडर्स की बातचीत बहुत सारे ऐसे डिविसिव एलिमेंट्स के मुंह पे तमाचा है। ख़ास तौर पर फार्मर्स प्रोटेस्ट के सिलसिला में यहाँ पर जिस तरह के ड्रामे रचाए जा रहे हैं, उन सब ड्रामे रचाने वालों को एक बहुत ही मुंह तोड़ जवाब है दोनों मुल्कों के हेड ऑफ द स्टेट्स का, प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो का भी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भी, कि हमारी दोस्ती बेमिसाल है और जहाँ जहाँ हमें कोऑपरेशन करनी है वो कोऑपरेशन भी होगी। आज के बिला तकल्लुफ़ तजिए में इसके साथ साथ मैं बातचीत करूँगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो फार्मर्स बिल के हवाले से और प्रोटेस्ट के हवाले से जो आज ही भारत की पार्लियामेंट में बातें की, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। भारत की डेमोक्रेसी जिस तरह आगे जा रही है और हमेशा से जिस तरह वाइब्रेंट रही है, उसका एक मुंह बोलता सबूत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का आज पार्लियामेंट से ख़ताब, और इसके साथ साथ उन्होंने जो 2 रोज़ पहले खराज तहसीन पेश किया ग़ुलाम नबी आज़ाद को या शरद जी को और जो रिटायर्ड होने वाले दूसरे लेजिस्लेटर्स हैं उनको, इससे अंदाज़ा होता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भारत के जमहूरी सफ़र को किस तरह 2 कदम नहीं बल्कि 4 कदम आगे लेकर जा रहे हैं। और इस पर मैं थोड़ा सा तजिया करूंगा कि आफ्टर ऑल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा इतना जहरीला क्यों होता रहता, उसकी क्या साइकी है, उसका क्या एजेंडा है। ये हैं आज के बिला तकल्लुफ़ मौज़ूआत। सबसे पहले अहम खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की टेलीफोन पर आज ही बातचीत हुई और उस बातचीत में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमें वैक्सीन चाहिए। ये देखिए ट्वीट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, वी was happy to receive a call from my friend Justin Trudeau. Assured him that India would do its best to facilitate supplies of COVID vaccines sought by Canada. We also agreed to continue collaboration on other important issues like climate change and the global economic recovery. तीनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। जिस तरह पेंडेमिक ने पूरी दुनिया को हिट किया, उसके बाद जो ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और कनाडा और इंडिया का साथ एक दूसरे को बहुत ही वाइटल चाहिए। और ख़ास तौर पर मैं दावे से कहता हूँ कि कनाडा को जितना इसका फ़ायदा होगा उसका हम कैनेडियंस जितना भी शुक्रिया अदा करें, अगर दोनों की जो लीडरशिप है सही रास्ते पर कनाडा इंडिया के टाइज को लेकर चले। इसके साथ साथ कोविड वैक्सीन के सिलसिले में मैंने अभी 2 रोज़ पहले ही अपने न्यूज़ शो में खुलकर कहा था कि कनाडा के कंजर्वेटिव पार्टी के जो एमपीज़ हैं वो खुल के ये कह रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं जस्टिन ट्रूडो से कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से आपका राब्ता क्यों नहीं हो रहा, हम क्यों दुनिया भर से वैक्सीन लेने के लिए दर बदर फिर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें पता नहीं कि कितनी वैक्सीन मिलेगी। अल्टीमेटली 2 दिन बाद ये अच्छी खबर आज खबर आई कि प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से रब्ता कर लिया। वैक्सीन जो है वो भी इसी पेंडेमिक के साथ जुड़ी हुई है। इस पेंडेमिक ने पूरी दुनिया को हिला के रखा है। और तीसरा जो विषय जिस पर दोनों लीडर्स ने बात की वो ग्लोबल क्लाइमेट, जो क्लाइमेट इशू है उस पर बातचीत की, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो भी इशू। इंसानियत की जो आगे की फ्यूचर है, जो आगे की आने वाली नस्लें हैं, उन सब के लिए पूरी दुनिया के लीडर्स को क्लाइमेट के इश्यूज़ पर सर जोड़कर बैठना है। इन तीनों इश्यूज़ पर बातचीत हुई। यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट जो कुछ कर रहे हैं
वो आपके सामने है। उनकी ये कोशिश है कि वो मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर ये सेलिब्रिटीज़ को दे के, उनकी पीआर फर्मों को दे के, सुपर बॉल पे ऐड चला के शायद इंडिया कनाडा के रिलेशनशिप ख़राब कर देंगे। वो हमें पता है कि कनाडा की पॉलिटिक्स में भी जो एक ख़ास तरह का एथनिक वोट बैंक है या जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का कार्ड है वो बहुत बुरी तरह खेला जा रहा है। उसका खुमियाजा भी हम कैनेडियंस को भुगतना पड़ता है कि जो बैगेज है, फजूल का बैगेज, वो हम यहाँ पे भी देखते हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर लगा लेने के बाद भी उन एक्सट्रीमिस्ट्स को वो कुछ नहीं मिल रहा। अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बात की, खुद फ़ोन किया इंफॉर्मेशन के मुताबिक। ये भी नहीं है कि भारत से कोई फ़ोन आया। प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए खुद फ़ोन किया भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। बहुत ही अच्छी खबर है। और इससे वो जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पे बदमाशियाँ कर रहे हैं और मिलियंस डॉलर मासूम लोगों को गलत आइडियोलॉजी की बुनियाद पर वरगला के वसूल करते हैं और ख़र्च करते हैं, वो सारे का सारा ज़ाया हो रहा है। ज़ाया होना भी चाहिए, इसलिए कि ना तो हमारी जो सिख कम्युनिटी है ऐसा चाहती है, ना ही कैनेडियंस एट लार्ज ऐसा चाहते हैं। बहुत ही बढ़िया लोग हैं हमारे अपने पंजाबी बहन भाई, मैं ख़ुद पंजाबी हूँ, बहुत ही उम्दा लोग हैं। जब मैं पंजाबी कहता हूँ तो 4 बड़ी फेथ कम्युनिटीज़ पंजाबी कम्युनिटीज़ में आती हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटीज़, हिंदू कम्युनिटीज़ और इसके साथ साथ मुस्लिम कम्युनिटी और सिख बहन भाई। चारों बहुत बड़ी फेथ कम्युनिटीज़ हैं पंजाब के अंदर। ऐसा नहीं है कि पंजाबी सिर्फ एक ही फेथ ग्रुप के हैं, सभी के हैं। हम सब ने एक साथ आगे बढ़ना है, हम सब का डीएनए एक है, हम सब की जेनेटिक्स एक है। फेथ भले से अलग अलग हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो पंजाबी कम्युनिटी भी, कनाडा में बसने वाली पंजाबी कम्युनिटी, वो भी आज इस अच्छे जो है कनाडा इंडिया के रिलेशनशिप पर अच्छा महसूस कर रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से बहुत प्रोपेगेंडा होता है। और मेरे ही शो में 2-3 रोज़ पहले हमीद बशानी ने बहुत अच्छी बात की थी, बल्कि उनका अपना थर्ड ओपिनियन का शो था, हम दोनों ने मिलकर वो शो किया। उसमें उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से जिस तरह का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान करता है, या इवन आरएसएस के हवाले से जिस तरह का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान या लेफ़्ट की कुव्वतें करती हैं, वो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, वो बिल्कुल गलत है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिलाशुबा एक अच्छे दोस्त हैं मुसलमानों के भी, बहुत अच्छे दोस्त हैं सिखों के भी, बहुत अच्छे दोस्त हैं उस रीजन के भी। पाकिस्तान वो खुद गए थे इमरान खान के आने से पहले, जब नवाज़ शरीफ की हुकूमत थी, उनसे मिलने गए थे 2015 में दोस्ती का पैगाम लेकर। मगर बदकिस्मती से जो पाकिस्तान का अपना माइंडसेट है, उसकी वजह से वो दोस्ती नहीं हो सकी। और इस पे तो मैं अभी बाद में तबसरा करूंगा। मैं पहले फार्मर्स बिल के हवाले से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो बातचीत की है, मैं उसको ज़रूर यहाँ पर आपके सामने पेश करता हूँ। पार्लियामेंट में उन्होंने जो बात की फार्मर्स के हवाले से, आज ही पहले एक वीडियो क्लिप देखिए, फिर मैं आपको अपनी कमेंट्री पेश करता हूँ। ये ऑर्डिनेंस के द्वारा ये तीनों कानून लागू किए गए थे, बाद में पार्लियामेंट में भी पारित हुए। कानून लागू होने के बाद न देश में कोई मंडी बंद हुई है, कानून लागू होने के बाद न कहीं एमएसपी बंद हुआ है। ये सच्चाई है जिसको हम छुपा करके बातें करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। इतना ही नहीं, एमएसपी की खरीदी भी बढ़ी है और ये कानून नए बनने के बाद बढ़ी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फार्मर्स बिल के हवाले से कहा कि ये एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए हमने इसको पास किया, और चूँकि उनकी मेजॉरिटी है, और वो कहते हैं कि इसमें जो भी कुछ है वो कुछ भी फार्मर्स के ख़िलाफ़ नहीं है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बिल्कुल दुरुस्त बात की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब ये बातचीत कर रहे थे तो इस बातचीत के ख़िलाफ़ एक हल्ला गुल्ला भी हुआ, जो डेमोक्रेसी का हिस्सा होता है। भारत की जो डेमोक्रेसी हम सब समझते हैं बहुत इमोशनल भी है और बहुत नॉइजी भी है, बहुत शोर है उसमें, लेकिन वो बहुत ट्रू डेमोक्रेसी भी है।
ऐसी डेमोक्रेसी प्रैक्टिस करना शायद वेस्ट में भी मुमकिन नहीं है कि इतना ज़्यादा शोर शराबा के बाद भी सब लोग एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते हैं। वो तो मैं मंज़र आपको दिखाऊंगा ही, लेकिन पहले जो हल्ला गुल्ला का मंज़र हुआ वो भी आप देख लीजिए पार्लियामेंट में क्या हुआ और उसको किस सलीके के साथ भारत की पार्लियामेंट ने हैंडल किया। देखिए प्लीज अधीर रंजन जी, प्लीज एक मिनट बैठिए, बैठिए प्लीज। अधीर रंजन जी अब ज्यादा हो रहा है। अधीर रंजन जी प्लीज, अब ज्यादा हो रहा है, अब ज्यादा हो रहा है। मैं आपका रिस्पेक्ट करने वाला इंसान हूं और मैंने पहले कह दिया, आपने जितना किया जहां रजिस्टर होना हो गया। और बंगाल में भी टीएमसी से ज्यादा पब्लिसिटी आपको मिल जाएगी। बाबा क्यों इतना? हाँ दादा देखो, मैं बता दिया, चिंता मत करो, मैंने बता दिया। अधीर रंजन जी प्लीज, अधीर रंजन जी अच्छा नहीं लगता है। मैं इतना आदर करता हूं, आप आज ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप ऐसा क्यों नहीं करते? अरे भाई हद से ज्यादा क्यों कर रहे हैं आप? प्लीज अधीर रंजन जी, प्लीज माननीय सदस्य दादा प्लीज। ये नए कानून अध्यक्ष जी किसी भी के लिए बंधन करता नहीं है। ऐसे कानून है, उनके लिए ऑप्शन है और जहां ऑप्शन है वहां विरोध के लिए कोई कारण ही नहीं बनता। हां, ऐसा कोई कानून जो ऐसे थोप दिया हो उसके लिए विरोध का कारण बनता है। व्यूअर्स, आपने भारत में जो एक विरोध है पार्लियामेंट के अंदर उसका मंजर देखा। तमाम तर शोर के बावजूद एक प्लेजेंट एनवायरनमेंट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हंसते हुए कहा कि अजय रंजन जी, आप क्यों इस तरह शोर शराबा कर रहे हैं? आपको शोर शराबा करने से जो पब्लिसिटी चाहिए वो आपको मिल जाएगी। आप चीफ मिनिस्टर बंगाल ममता बनर्जी से ज़्यादा आपको मिल जाएगी पब्लिसिटी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हंसते हंसते एक ही तीर से दो शिकार कर गए। ममता बनर्जी को भी वार कर दिया कि भाई आपसे ज़्यादा पब्लिसिटी ले जाएंगे अजय रंजन जी। अजय रंजन जो भी को भी कह दिया कि आप ज़रा थोड़ा सा सब्र कीजिए, बात सुनिए। और अजय रंजन जी को भी पता है कि सिचुएशन क्या है। तो ये है भारत का डेमोक्रेसी का असल रूप, मगर प्रोपेगेंडा बहुत ख़िलाफ़ है। उस प्रोपेगेंडे के हवाले से हम बातचीत करेंगे थोड़ा आगे चलकर, लेकिन पहले मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जिस पे वो बताते हैं कि ये जो हल्ला गुल्ला हो रहा है इसके पीछे एजेंडा क्या है। ये सब पॉलिटिक्स होती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी समझते हैं, अपोजिशन भी समझती है, दुनिया भर के पॉलिटिशियन इस तरह की बातों को समझते हैं। हम जो उनके हामी या उनके ख़िलाफ़ लोग होते हैं ऐसे ही इमोशनल हो जाते हैं और अपने अपने तौर पर एक दूसरे से लड़ने लग पड़ते हैं और यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं कनाडा अमेरिका में रहते हुए, ये जाने बगैर कि पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो आपस की रिस्पेक्ट करना जानते हैं। एक दूसरे के साथ वो विरोध भी करते हैं मगर दे अंडरस्टैंड कि वो एक दूसरे के साथ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस सिचुएशन को जिस तरह आगे पेश किया वो वीडियो क्लिप देखिए। ये हो हल्ला, ये आवाज, ये रुकावटें डालने का प्रयास एक सोची समझी रणनीति के तहत है। और सोची समझी रणनीति ये है कि जो झूठ फैलाया है, जो अफवाहें फैलाई हैं, उसका पर्दाफाश हो जाएगा, सत्य वहां पहुंच जाएगा तो उनका टिकना भारी हो जाएगा। और इसलिए हो हल्ला करते रहो, जैसा बाहर करते हैं वैसा अंदर भी करते रहो, यही खेल चलता रहा है। लेकिन इससे कभी भी आप लोगों का विश्वास नहीं जीत पाओगे, मान के चलो। माननीय अध्यक्ष जी, ऑर्डिनेंस के बाद और पार्लियामेंट में कानून बनने के बाद किसी भी किसान से मैं पूछना चाहता हूं कि पहले जो हक उनके पास थे, जो व्यवस्थाएं उनके पास थी, उसमें से कुछ भी इस नए कानून ने छीन लिया है क्या? इसकी चर्चा, उसका जवाब कोई देता नहीं है। सब कुछ वैसा का वैसा वो है पुराना। क्या हुआ है? एक अतिरिक्त विकल्प व्यवस्था मिली है, वो भी क्या कंपलसरी है?
किसी कानून का विरोध तो तब मायना रखता है कि जब वो कंपलसरी हो। ये तो ऑप्शनल है। आपको मर्जी पड़े यहां जाना है जाइए, आपको मर्जी पड़े वहां नहीं जाना है वहां जाइए, जहां ज्यादा फायदा हो वहां किसान चला जाए, ये व्यवस्था की गई है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर के इस हिस्से में वाज़े तौर पर कहा कि ये हल्ला गुल्ला बाहर भी हो रहा है, अंदर भी आप कर रहे हैं। फार्मर्स बिल को तो समझिए। वो फार्मर्स को भी कह रहे हैं कि आपको कोई इसका नुकसान नहीं है, सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इस सिलसिला में भारत की जो सिख कम्युनिटी के बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं वो भी लिख रहे हैं कि भाई इस बिल को तो पढ़ लो। और फिर फार्मर्स बिल के साथ सिर्फ और सिर्फ हम जो सिख कम्युनिटी है उसको ही क्यों जोड़ते हैं? पूरा भारत है, पूरे भारत के फार्मर्स हैं। ये कैसे हो गया कि सिर्फ पंजाब में ही फार्मिंग होती है, पूरे भारत में फार्मिंग होती है? तो बहरहाल ये जो यहाँ पर इसको हाईजैक किया गया है इन प्रोटेस्ट को, और जिस तरह डीरेल करने की कोशिश की गई कनाडा इंडिया के रिलेशनशिप को, वो तो आज आपने देख लिया कि किस तरह प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने खुद ही फ़ोन किया। वो तो मुंह पे तमाचा है उन एक्सट्रीमिस्टों के। वहाँ अमेरिका में भी वो पैसे वैसे दे के शोर वही हल्ला गुल्ला कर कर आके वहाँ पे भी कुछ सेलिब्रिटीज़ को कर लेते हैं, या मीना हैरिस जैसी जो वहाँ की पॉलिटिकल फैमिली है कमला हैरिस की नी से भी ट्वीट डलवा देंगे। मगर देशों के बीच तल्लकात इन ट्वीट्स की बेस पर नहीं बना करते। वो बहुत गहरे होते हैं, बहुत डूंगे होते हैं, बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक उसमें डेप्थ होती है, उसके बेस पे वो चलते हैं। ये जो ऊपर के हल्ले गुल्ले होते हैं ना, इससे आप 2-4 दिन के सुपर बॉल में ऐड तो चला लेंगे, इससे आगे कुछ नहीं होता। आगे वही देशों को करना होता है आपस में जो देशों को एक दूसरे के साथ लेकर चले। बहरहाल भारत कि कनाडा के साथ या अमेरिका के साथ या यूरोप के साथ किसी भी कंट्री के साथ ऐसे तल्लुकात तो है नहीं कि किसी भी कंट्री को भारत से थ्रेट महसूस होती हो। आज मैं शो में चाइना का एजेंडा नहीं लाया, वो भी एक ऐसे ही मैं बता देता हूँ, आप सबको पता होगा खबर का कि चाइना ने भी आज तय कर लिया कि भारत के साथ जो एस्केलेशन है उसको अब कम करना है। और बहुत महीनों बाद की मीटिंग्स के बाद आज चाइना ने भी अपने जो टैंक हैं वो वापस करना शुरू कर दिए हैं। ये एक अलग बहुत बड़ी खबर है, इस पे मैं आने वाले दिनों में तफसीली बातचीत करूँगा। तो देश समझते होते हैं कि उनके आपस में इंटरेस्ट कहाँ है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहरहाल बहुत प्रोपेगेंडा होता है, और उस प्रोपेगेंडा का जवाब भी बीजेपी या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या इवन आरएसएस की तरफ से भी नहीं होता। वो कहते हैं कि ये प्रोपेगेंडा खुद ही अपनी वक़्त खो देगा, क्योंकि उनको ये एहसास है। वो तो मैं और मेरे जैसे लोग कहते हैं कि कुछ जवाब दिया करें, लेकिन उनके ऑफिसर्स का कहना होता है कि हम इनको इग्नोर ही करेंगे। दोज प्रोपेगेंडास डू नॉट मैटर टू अस। ये एक रियलिटी है कि वो प्रोपेगेंडास वाकई उनके लिए मैटर नहीं करते, वो बस बबल होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल मेरा फिर भी ओपिनियन यही है कि हमें अपना नैरेटिव सेट करना है, क्योंकि ये प्रोपेगेंडास ना रुकने वाले हैं। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से ही जो प्रोपेगेंडा होता है, जी मुस्लिम्स के साथ उनके अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, सिख्स के साथ नहीं है, ये इतना बड़ा जोक है कि जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2 रोज़ पहले ही जिस तरह गुलाम नबी आज़ाद को, अपोजिशन लीडर थे कांग्रेस की तरफ से, कश्मीरी लीडर थे, जिस तरह खराज तहसीन पेश किया उनके रिटायरमेंट पर, वो मंज़र पूरी दुनिया ने देखा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रो पड़े, ख़ास तौर पर गुजरात से गए हुए उन यात्रियों को जो कश्मीर की यात्रा पर गए थे 2006-07 में, जब उन पर अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था पाकिस्तान की तरफ से, जो टेररिस्ट स्पॉन्सर्ड आए हुए थे, उनका जो अटैक हुआ था जिसमें 5 गुजरात के यात्री मारे गए थे, उनको भी याद करके, और गुलाम नबी आज़ाद के साथ उनका रिलेशनशिप है उसको भी याद करके रो पड़े थे। भारत की डेमोक्रेसी में अगर आपको याद होगा तो अक्षय कुमार को जो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था लास्ट इलेक्शन से पहले, तो उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बातें की थी। उन्होंने कहा था कि मुझे तो ममता बनर्जी भी कुर्ते बेचती हैं, तो हमारी आपस में, उन्होंने कहा, पॉलिटिकल राइवलरी अपनी जगह पर,
लेकिन वो कितना उनको ख्याल करती हैं, उनको पता है कि किस जेस्चर के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लीडर हैं। इसी तरह गुलाम नबी आज़ाद का तब भी उन्होंने इस इंटरव्यू में जिक्र किया था। आज भी गुलाम नबी आज़ाद पार्लियामेंट में बैठ के उनको सलाम करते हैं रिटायर होने के ऐलान के वक्त। इवन शेख फ़ारूक अब्दुल्ला भी आए हुए थे 2 रोज़ पहले पार्लियामेंट में, जो बहुत विरोध करते हैं। उनका हक होता है पॉलिटिक्स में, डेमोक्रेसी में, अगरचे उस विरोध में वो ओवर द बोर्ड जाते हैं, गलत बातें करते हैं, जिसको मैं भी क्रिटिसाइज़ करता हूँ। लेकिन भारत की डेमोक्रेसी इतनी जानदार है कि ये सब लीडर आपस में बैठ के बात करते हैं। और अब मैं एक मंजर आपको दिखाता हूँ, वही जो आपने देखा होगा, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खराज तहसीन पेश किया गुलाम नबी आज़ाद को, और गुलाम नबी आज़ाद ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए शुक्रिया अदा किया। देखिए ये वीडियो क्लिप। श्रीमान गुलाम नबी जी, मुझे चिंता इस बात की है कि गुलाम नबी जी के बाद इस पद को जो संभालेंगे उनको गुलाम नबी जी से मैच करने में बहुत दिक्कत पड़ेगी। क्योंकि गुलाम नबी जी अपने दल की चिंता करते थे, लेकिन देश की और सदन की भी उतनी ही चिंता करते थे। ये छोटी बात नहीं है जी, ये बहुत बड़ी बात है। वरना अपोजिशन के लीडर के रूप में अपना दबदबा पैदा करना, ये सब मोह किसी को भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने सदन से, मैं शरद पवार जी को भी इसी कैटेगरी में रखता हूं, वे सदन की और देश की चिंता को प्रायोरिटी देने वाले नेताओं में से रहे। गुलाम नबी जी ने बखूबी इस काम को निभाया है। प्रधानमंत्री के भी आंखों में आंसू आ गए जब वो फेयरवेल की बातें कर रहे थे, कैसे देखते हैं? मैं धन्यवाद उन सब का करता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग इंसान को सुपरफिशली जज करते हैं और बहुत सारे लोग इंसान को पूरा इन डेप्थ पूरे से समझते हैं। तो जो सुपरफिशली हमको देखे हैं या समझे हैं तो उनकी समझ में नहीं आया। जो बिल्कुल ध्यान लगा के हमको, हमारे काम को, हमारे कार्य को देखे हैं, तो हमारे स्वभाव को देखे हैं, तो ज़रूर वो सब भावुक हो गए। तो गुलाम नबी आज़ाद जी ने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि जो लोग सुपरफिशियल देखते हैं दूसरों को, उनको समझ नहीं आती, जो इन डेप्थ देखते हैं उनको पता चलता है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सुपरफिशियल देखने वाले, या अपना वेस्टेड इंटरेस्ट रखने वाले, या अपनी राजनीति करने वाले, उनके ख़िलाफ़ उनके प्रोपेगेंडे के सर पर पॉलिटिक्स करने वाले, वो उनको ऐसा ही देखते हैं। यही काम एक्सट्रीमिस्ट कर रहे हैं। अब इन एक्सट्रीमिस्टों से पूछे कि कौन सा मोमेंट था, कौन सा लम्हा था जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक जी द ग्रेट के बारे में या किसी भी गुरु के बारे में कोई हल्का सा भी शब्द कहा हो, इवन सिख कम्युनिटी के बारे में कहा हो, वो तो हमेशा इज़्ज़त व एहतराम, रेवरेंस और मोहब्बत में ही जिक्र करते रहे। आप स्क्रीन पे देखेंगे, ये इस वक्त सोशल मीडिया पे भी कर रहा है, और इसमें देखिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के अगर कुछ पॉइंट्स देखें आप, तो उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ही स्टार्टेड हिज स्पीच इन ऑस्ट्रेलिया बाय quoting Dhan Guru Nanak Dev Ji when whole world media was covering other things. He proudly mentioned about Sikh gurus and their teachings in Times Square, New York speech when each and every media camera was focusing on his words. He created history by opening route to Shri Kartarpur Sahib, which Manmohan Singh couldn't even dare to think of as Prime Minister. करतार सिंह की बात हो रही है तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी क्रेडिट उसमें जाता है, और ये बात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी कही थी। लेकिन करतारपुर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के क्रेडिट से नहीं खुला, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का क्रेडिट भी उतना ही है, उसमें उनकी पार्टिसिपेशन भी उतनी ही है। फिर ही brought hope of justice to 1984 Sikh victims by throwing Sajjan Kumar behind the iron bars.
He removed names of Sikhs from the blacklist that Congress kept in effect for 36 years. He directed all 136 Indian consulates around the globe to celebrate Guru Nanak Dev Ji's birthday and spread his teachings. He approved FCRA registration for Golden Temple, resulting in international donations to Golden Temple. He appealed UNESCO to translate Guru Nanak Ji's writings to other international languages. He did special arrangements to bring back 230 Sikh families from Afghanistan. ये है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का रवैया अपने सिख बहन भाइयों के लिए, और सिख बहन भाई भी समझते हैं, उनकी अक्सरियत समझती है, मगर क्या करें उनका जो चीज़ों को सुपरफिशियल देखते हैं, और ख़ास तौर पर क्या करें उन एक्सट्रीमिस्ट का जिनका काम सिर्फ़ और सिर्फ इसी दुकानदारी पर है। बहरहाल वो ये काम तो करेंगे। आखिर में मैं थोड़ा सा तबसरा करूँगा उस रीजन के हवाले से, पाकिस्तान की जो उस रीजन में एक तरह से पीस को ना लाने की अब तक की जो रुकावटें पाकिस्तान की तरफ से खड़ी की जाती रही, उसके हवाले से आप सब देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इर्द गिर्द के जितने देश हैं उनको तो मुफ्त फ्री वैक्सीन दे रहे हैं, चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, श्रीलंका हो, अफ़गानिस्तान हो। अफ़गानिस्तान ने इतना शुक्रिया अदा किया 2 दिन पहले ही। पाकिस्तान को भी मिल सकती थी वैक्सीन, लेकिन जो टेम्परेचर है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का एंटी इंडिया, वो सुबह शाम रहता है। उनकी ख्वाहिश भी है कि इंडिया से दोस्ती हो जाए, जैसे पहले हुआ करती थी कि इधर से वो वफद आ रहा है, अमन की आशा इधर से आ रही है, उधर से जा रही है, और साथ साथ बम भी फाड़े जा रहे हैं। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि अब ऐसा नहीं होगा। दोस्ती बारूद और गोली की फ़ज़ा में नहीं हो सकती। ये समझना पाकिस्तान को अपने अंदर भी स्टेबिलिटी लाना है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना है। आपके सामने है कि भारत में फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हमला कर दिया एक्सट्रीमिस्टों ने, फार्मर्स प्रोटेस्ट के नाम पे उनके अंदर घुसकर उन बेचारों को भी बदनाम किया। हमला कर दिया लाल किला पे, और वहाँ पे जहाँ भारत का तिरंगा लहराया जाता है, वहाँ पे अपना तिरंगा तो लहरा ना सके अपने देश का, भारत का, उन्होंने अपना वो खालसा और कुछ कहते हैं खालिस्तान के झंडे लहरा दिए। इस सब के बावजूद 300 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए, इंजर्ड हुए, बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हुए पुलिस के लोग। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गोली नहीं चलने का हुक्म दिया। वो आज भी पार्लियामेंट में हंस हंस के इस इशू को हैंडल कर रहे हैं, ये जानते हुए कि इनके पीछे एजेंडा क्या है। लेकिन पाकिस्तान सीए में हो या ये खालिस्तानी इशू हो, इसमें अपना जो इन्वॉल्वमेंट करता है, भारत को पता है। अगर इस एजेंडे के साथ पाकिस्तान चाहता है कि भारत के साथ मुज़ाकरात हो, तो वो तो अब नहीं हो सकते। पाकिस्तान को समझना होगा कि ये बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर जो गरीब अवाम का फ़ौज पे लगा रहे हैं, पाकिस्तान की फ़ौज का तो एक ही टारगेट है भारत, और दूसरा टारगेट है पाकिस्तान के अंदर बसने वाले जो गरीब मासूम लोग हैं, बलोच हो गए, मुहाजिर हो गए, सिंधी हो गए, पश्तून हो गए। भारत टारगेट है, टारगेट तो कर नहीं सकता भारत को पाकिस्तान, ये बात तो तय है, कोई मैच ही नहीं है पाकिस्तान और भारत का। लेकिन अब फ़ौज उस नाम पे रखी हुई है, बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर लगा रहे हैं, खा रहे हैं। अब वो निशाना कौन बनते हैं? जो नहत्ते बलोच, पश्तून, सिंधी और मुहाजिर और जो भी डिसिडेंट्स हैं। इससे खुद पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, 2015 में जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे तो खुद बगैर किसी दावत के उनके पास चले गए थे कि भाई मसले मसाइल ख़त्म करो। लेकिन उससे कोई चंद रोज़ बाद ही वो वहाँ पठानकोट का अटैक कर दिया था इस्टेब्लिशमेंट ने। तो फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी अंदाज़ा हुआ कि भाई दोस्ती तो इस तरह नहीं हो सकती कि हमें आप झांसा भी दें और बम भी फोड़ते रहें। अब पाकिस्तान कहता है जी कश्मीर कश्मीर कश्मीर, दुनिया को दिखावे के लिए और अपने ही आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कश्मीर कश्मीर कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान को खुद पता है कि यूनियन टेरिटरी जो बन गई है, ये वो उसमें उसका कुछ लेना देना भी नहीं और कुछ कर भी नहीं सकते।
लेकिन फौज के पास अपने ज़िंदा रहने का जस्टिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ इस बात पे है कि हम कश्मीर कश्मीर की बात करते रहे, वरना फिर इतनी बड़ी फ़ौज को पालने का क्या फ़ायदा। इस पर पाकिस्तान की जो जज्बाती अवाम है वो बस जज्बात में बहे चली जाती है, नारे लगाए चली जाती है। आपने देख लिया ऐसी वीडियो में कि गुलाम नबी आज़ाद जो कश्मीर में 370 और 35A के आर्टिकल पे बहुत विरोध करते थे, ख़ुद कश्मीर से भी ताल्लुक़ है, कश्मीर के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हुए हैं, वो भी पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ घीशा कर रहे हैं। ठीक है, उसमें वो बात करते थे, वो पॉलिटिक्स का हिस्सा होता है। अब वो शेख फारूक अब्दुल्ला भी पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, जो कि वो अपने आप को भारत का हिस्सा समझते हैं, को बीच में स्टूपिड स्टेटमेंट दे देते हैं ऑन एंड ऑफ, शेख अब्दुल्ला की फैमिली के लोग भी। तो दैट्स ओके, पॉलिटिक्स का हिस्सा है। लेकिन ये बात पाकिस्तान को अब समझनी चाहिए कि उस रीजन में चीन के साथ आप पींगे बढ़ा के, वैसे मुझे भी पता है कि चीन के साथ पींगे पाकिस्तान की हुकूमतें बढ़ाना नहीं चाहती, उनको पता है कि कितनी बड़ी कीमत उनको अदा करना पड़ेगी, लेकिन ऑप्शन कोई नहीं है। ना अमेरिकन अब साथ हैं, ना अरब साथ हैं, और इंडिया भी बहुत अब फर्म हो चुका हुआ है। इस सिलसिला में पाकिस्तान को अपनी पॉलिसीज़ बदलना होगी, और ये जो झूठा प्रोपेगेंडा है मोदी जी के ख़िलाफ़, RSS के ख़िलाफ़, बिल्कुल यूज़लेस है। मैं एक न्यूज़ एंकर हूँ, TV एंकर हूँ, मैं पाकिस्तान भारत दोनों को जानता हूँ। मुझे ये पता है कि अगर पाकिस्तान ये अपना रवैया बदल ले, छोटा मुंह बड़ी बात है, मैं उस रीजन में अमन के लिए ख़ुद रिक्वेस्ट कर सकता हूँ भारत की इस्टेब्लिशमेंट से, सरकारों से, कि अब वाकई पाकिस्तान में एश्योरेंस है कि ये नहीं कुछ अहमकाना स्टेप्स करेंगे। लगता है आपको छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन मैं भी इस पोजीशन में हूँ। लेकिन आप अपनी विलिंगनेस तो दिखाएं, आप ये तो दिखाएं कि आप कुछ कर सकते हैं, तो फिर मेरे जैसे लोग भी सच्ची अमन की आशा लेकर अपनी ही सिविलाइजेशन भारत के पास जाएंगे और उस रीजन में अमन को कायम करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे, और हम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को सिंसियर होना होगा। आज का बेला तकल्लुफ़ तजिया ताहिर गोरा के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.